हमारे साथ स्वामी मधु परमहंस जी महाराज हैं। आपने समाज की कुरीतियों के बारे में बताया। आज के दौर में इस वक्त जो हालात है वो कुरीतियां कितनी हावी हैं और कैसे उसको कम किया जा सकता है समाज में। दरअसल इस समय हमारे देश में कुरीतियां बहुत बुरी तरह से हावी है, क्योंकि आप देखिए हमारे समय में स्कूलों में, कॉलेज में हमने देखा कोई बच्चा नशा नहीं करता था। आज आप देखें नशे के कारण बच्चे कितने परेशान हैं। और ये कुरीतियां सबसे पहले ये है कि नशा आया। महात्मा गांधी का एक मिशन था, जब तक शराबबंदी नहीं होगी ना तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए कुरीतियों में सबसे पहले ये है। दूसरी चीज है, आज आदमी थोड़ा सा भक्ति क्षेत्र एक व्यवसाय हो गया। टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, इस पर लोग चल रहे हैं, सात्विक भक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब इस पर चल रहे हैं तो कुरीतियां आई। अब कुरीतियों पर नियंत्रण का एक माध्यम है। सबसे पहले हम इसमें देखें कुरीतियों की जड़ कहाँ से, अज्ञान है। अज्ञान आया कहाँ से? हमारी आत्मा तो ज्ञान में है। अज्ञान की उत्पत्ति होती है आकाश तत्व से और मन से। इसलिए मन पर शिक्षा हो। पहले क्यों नहीं थी ये सब चीजें? गुरुकुलों में सबसे पहले विद्यार्थियों को ये सिखाते थे पाप क्या है, पुण्य क्या है, कृत क्या है, आकृत क्या है। इसलिए वो अच्छी तरह से जानते थे। ये समाज सुधार की चीजें सिलेबस में होनी चाहिए बच्चों को, और राष्ट्रीय धर्म उन्हें शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में दिया जाना चाहिए। अपने कर्तव्य क्या है ये उन्हें पहले दिया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है वो अब नीचे गया है आगे जाने के बजाय? हाँ, इस समय जो शिक्षा है वो व्यावसायिक है। शिक्षा व्यावसायिक है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का सिर्फ एक मकसद होता है कि हमें जॉब मिले। पहले प्रासंगिक थी शिक्षा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिले। पहले क्या था? पहले शिक्षा की पद्धति इतनी अच्छी थी, पहले उसे कृताकृत का ज्ञान देते थे। पुण्य क्या है, पाप क्या है, करना क्या है, न करना क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षण पद्धति में काफी बदलाव की जरूरत है। हालांकि आपने जो कुरीतियां हैं उनकी व्याख्या की हालांकि अभी, लेकिन यही बहुत ज्यादा हावी हो चुकी हैं। ये इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? हाँ, सबसे पहले ये है, जीव हृदय तम मोह विषेखी। इंसान के अंदर विष अमृत रहतिक संगा। इंसान के अंदर दोष और गुण दोनों है। इसमें विवेक भी है, अंदर है, सत्य भी इसके अंदर है, और प्रेम भी इसके अंदर है। देखो सब में मिलता है, और ज्ञान भी सबके अंदर है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। जब इनकी वृद्धि अधिक हो जाती है, जब ये अधिक शक्तिशाली होते हैं तो गुणों को दबा देते हैं। इसलिए गुणों की को स्थिर रखने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो जो हमारे अंदर के सद्गुण हैं वो पुष्ट होने लगते हैं। जब हम कुरीतियों पर चलते हैं तो हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, जैसे महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार इतना है नहीं, डिप्रेशन में हर कोई है, तो किसी को कहाँ ध्यान रहता है भक्ति का? एक तो उनको वक्त का मिलता भी है तो, लेकिन हालात ऐसे होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते उसकी ओर। उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले ये है कि सादगी का जीवन जिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी हम उतना उलझते जाएंगे। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करें, कम करें। जरूरी हमारे देश की बहुत दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। दूसरा करप्शन। करप्शन की उत्पत्ति होती है जनसंख्या वृद्धि से। इसलिए हर एक नागरिक को यह सोचना है कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हो। आप खुद देखें, बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। अब करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है आप सुने? एक क्लर्क है, मान लीजिए वो अच्छी तनख्वाह ले रहा है 30-40 हजार, अपने बच्चे पाल सकता है। अब करप्शन क्यों हो रहा है वो भी आप ध्यान से सुने। अब बच्चे कहते हैं हमें स्मार्टफोन चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है भाई स्मार्टफोन दे। फिर कहते हैं हमें स्कूटी चाहिए। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है, लोन पर ले लेता है, लोन वाले चमड़ी उतार देते हैं। बिल्कुल इच्छाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, सीमित हो। उसके बाद फिर वो कहते हैं हाई ब्रांड के कपड़े चाहिए। मैं कहता हूं जिंदगी की आवश्यकता के 3 सोपान है।
रोटी कपड़ा मकान, इसमें 70% हमारी जिंदगी की जरूरत है मकान। और दूसरी बात है रोटी 20% अच्छा। और कपड़ा 10% है। मैंने कुर्ता पजामा पहना है सादा, मुझे कोई इम्पीच नहीं कर सकता है आपने ये क्यों पहना, ये तो मेरी इच्छा है। तो इस तरह थोड़ा आपको बहुत सारे युवा भी जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो युवा कई युवा ज़्यादा खासकर हमने देखा है इस वक्त देश में नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, नशे में खो चुके हैं कहीं। आप उनको क्या मैसेज दें? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मुझे एक माता ने एक बात बोली, बोला गुरुजी आपका सतलोक, आपकी अध्यात्म तो मैं कम समझ पाई हूँ, आपसे दीक्षा लिया, लेकिन आपने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। मैं बोला वो कैसे? बोला मेरा आदमी नशा करता था और जो कमाता था आधा वहीं पर शराब में लुटा कर आ जाता था और घर में अभाव रहता था, मारपीट होती थी। जब से दीक्षा लिया ये छुड़ाया। हम इसी तरह समाज को एक सादगी की तरफ ले चल रहे हैं। हम कह रहे हैं नशा न करो, सत्य बोलो, आवश्यकताओं को सीमित करो, तब करप्शन कम हो जाएगा। अब वो फिर क्या करता है बेचारा चपरासी क्लर्क, अब उसको किस्तें देनी पड़ती है जब उसे कोई जरिया नहीं मिलता। हमारे लोग बेईमान नहीं, नशे की तरफ जाता है। हाँ, नहीं, हमारे देश का डीएनए ऋषि मुनियों का है, जी। यहाँ छल कपट नहीं है, पर वो मजबूरी में करता है। अब बिटिया ने स्कूटी मांगी, बेटे ने मोटरसाइकिल मांगा, फिर उनका पूरा पूरा कार्रवाई करना है। उसके बाद वो जब पूर्ति नहीं होती है तो घूस लेने लगता है। घूस लेने की अलग स्टाइल है। घूस लेने वाला कभी आपको पैसे मांगेगा नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो आपको चक्कर कटवाएगा। वो इसलिए फिर वो क्लर्क वहां बैठ करके, अब अधिकारी भी हो, बड़े बड़े लोग हो। हमारे देश में जो ये वृक्ष है ना, ये नीचे से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन करप्शन ऊपर से ऊर्जा लेता है और नीचे की तरफ आता है। ये पेड़ नीचे से ऊपर जाते हैं, करप्शन ऊपर से नीचे आता है। इसलिए आज सुरक्षित कोई भी नहीं है। इसके लिए हमें ये करना होगा, पहले सादगी की जिंदगी जीना है। आप देश विदेश में भी घूमे हैं, हालांकि वो सादगी में इतना नहीं रहते, उनकी ही देखा देखी जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, पश्चिम देशों की नकल, वही तो है हुआ है भारत में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब भी इंसान अपनी संस्कृति को भूल जाता है तो वो दुखी होगा। संस्कृति क्या है? संस्कृति का उद्गम क्या है? मैंने कई लोगों से संस्कृति के बारे में पूछा, मुझे उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। संस्कृति का बेस क्या है? भौगोलिक स्थिति। हमारी भौगोलिक स्थिति जो है ना, वो अलग है। हमारा खान पान, संस्कृति ये है, खान पान, टाइबर कस्टम, रहन सहन, विचारधारा, पहनावा आदि, ये संस्कृति है। ये संस्कृति और ईश्वरीय मान्यताएं, ये संस्कृति का उद्गम कहाँ से हुआ? संस्कृति का उद्गम होता है भौगोलिक स्थिति से। तो हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमें रहना है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बेवकूफ़ी अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं। अब वहाँ ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, वहाँ तापमान कम होता है तो हमेशा आदमी कोट पहनता है। मैं यहाँ देखता हूँ लोग जून में कोट पहन के घूम रहे हैं। ये तो संस्कृति के विरुद्ध हुआ। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है देश में, आपको लगता है एक तरह से, जैसे आपने कहा डीएनए में एक तरह से ऋषि मुनि है, क्या आपको लगता है ये जो हुकूमत है ये उसी डीएनए को वापस जिंदा करने में कामयाब हुई है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ। जी जी राजनीति में किसी भी कोण से मैं नहीं हूँ। जी कई लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, जी पर मैं उसको टालता हूँ, क्योंकि कुछ मीडिया भी अपने तरीके से फिर उसका भंजन करती है। मैं दरअसल किसी पर दोषारोपण, किसी का समर्थन, किसी का स्थापना नहीं करता हूँ। राजनीति से मैंने अपने आप को बहुत दूर रखा। अच्छा, किसानों पे कैसे सोचते हैं? किसान जो बैठे हैं इतने महीनों में, आपको लगता है सही है वो? ऐसा है, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मुझसे पहले भी कई लोग पूछ चुके हैं। इस पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा। थोड़ा सा मैं कहूँगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, इसलिए पूछा मैंने क्योंकि वो बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, किसान तबके से हैं, हालांकि उसमें सियासत, हम सियासत में नहीं जाते, हम कहते हैं किसान है, एक नॉर्मल किसान है जो खेत से जाके वहां बैठ गया है, उसको क्या सजेशन देंगे आप? हाँ, मैं ये कहूँगा कि किसानों को आप चाहे कितना भी घुमा फिरा कर मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरा जवाब एक ही होगा
कि इस पर मैं जब राय दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं कहेंगे ये भाई किसानों का समर्थन कर रहे हैं, कहीं फिर कह देंगे ये किसानों का विरोध कर रहे हैं। किसान भाई तो मेरे 70% तो मेरे शिष्य हैं। तो ओवरऑल पूछ लेते हैं कि देश में एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये बहुत सारे प्रोटेस्ट, जिसे हम कहते हैं बुद्धिजीवी है, ये जीवी हैं, तो अब जो है वो ऐसे जीवी हो चुके हैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट ही करते हैं। आप मानते हैं इस बात को? मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, मैं अध्यात्मवादी हूँ, मेरा सब्जेक्ट अध्यात्म है, पर मैं एक मनुष्य भी तो हूँ ना, इसलिए सामाजिक स्तर को भी मुझे देखना है। मैं ये सब चीजें समझ रहा हूँ, लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर कुछ चीजें सीखने के लिए काफी आदमी से सीखी जा सकती हैं। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ। अमिताभ बच्चन से जब भी कोई ऐसी बात बोलता है ना, बड़े तरीके से टाल जाते हैं ना। अच्छा, आज का ये स्थिति है, साच कहो तो मारन ढाई, झूठ कहा नहीं जाई। अगर सच के साथ खड़े होना है यार। खड़े होना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साच कहो तो मारन ढाई, झूठ कहा नहीं जाई। अभी मैं आपसे कुछ किसानों के समर्थन या विरुद्ध कुछ भी बोलूंगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। एक और चीज सुनना, सच कठिन है बोलना, लेकिन बोलना होता है। बोलना होता है। आप ठीक कह रहे हैं, सच कठिन है, बोलना होता है। हम कह रहे हैं कि विचार विमर्श से हर चीज का हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मधु परमहंस जी, स्वामी जी, जो जिनका कहना है कि बातचीत से सब मसले हल होते हैं। जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए सहज जीवन, सादा जीवन जीना चाहिए, और जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है देश की, उस हिसाब से ही चलना चाहिए, और जो पश्चिम देश हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। यही कहना है स्वामी जी का। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अरुण के साथ राजन वैद, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।